दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं यूनिट 1 के बचे हुए क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके थे, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं किसे कहते हैं? विस्तार से समझाइए। विभिन्नताओं को सतत एवं असतत विभिन्नताएं इनके प्रकार हैं और मेरिस्टेमिक एवं स्वतंत्र विभिन्नताएं भी इनके प्रकार हैं। तो देखते हैं, जीन प्रारूप एवं समलक्षणी पर टिप्पणी, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं विभिन्नताएं क्या होती है। सबसे पहले विभिन्नताएं एक ही माता पिता के सभी संतानों में अंतर पाया जाता है। निकट संबंधित जीवों में पाए जाने वाले यह अंतर विभिन्नताएं कहलाती है। मतलब माता पिता के सभी संतानों में जो अंतर पाया जाता है, जीवों में पाए जाने वाले ये अंतर, मतलब उन्हीं अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता जीव के विकास के दो प्रमुख कारक हैं। क्या क्या? विभिन्नताएं और आनुवंशिकताएं जैव विकास के दो प्रमुख कारक हैं। वायुमंडल के प्रभाव से जीव में परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके प्रभाव से जीवों में भी परिवर्तन होता है। इसमें से कुछ परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं, जिसके फलस्वरूप नई किस्म के जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवों की उत्पत्ति होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों की किस्म बनती है। जो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है, वंशागतिक विभिन्नताएं कहलाती है। क्या? जो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, उसे वंशागतिक विभिन्नताएं कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परंतु वातावरण के प्रभाव से बहुत से ऐसे परिवर्तन या विभिन्नताएं होती है। वातावरण के प्रभाव से कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित नहीं हो पाते। संचरित या संचालित, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। मतलब जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचते हैं, उस तरह की विभिन्नताओं को आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक है, विभिन्नताओं के प्रकार। तो निम्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। पहली है जिसमें से सतत एवं असतत विभिन्नताएं। देखो क्या होती है ये। किसी समष्टि में कुछ लक्षण सतत रूप से क्रमबद्धता प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी जगह पे कुछ लक्षण सतत रूप से क्रमबद्ध होते हैं, मतलब क्रम के हिसाब से चलते हैं उससे, और उसमें स्पष्ट ग्रेडेशन दिखाई देता है, और मतलब ग्रेड के हिसाब से दिखते हैं, जैसे अंगों व जीवों के आकार, ठीक है, रंग, भार आदि सतत विभिन्नताओं को प्रदर्शित करने वाले गुण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीवों में असंयुक्त प्रभाव एवं वातावरणीय कारकों के द्वारा होता है। ये सब किसके कारण होता है? जीवों में सतत प्रभाव के कारण और वातावरणीय कारक के कारण होता है। असतत विभिन्नताएं वे होती हैं जो सीमित रूप से प्रदर्शित होती है, मतलब दिख जाती है। मनुष्य में रक्त समूह, मतलब जो माता पिता में है वह रक्त समूह बच्चों में भी आएगा। ड्रोसोफिला के पंख की लंबाई आदि। ड्रोसोफिला एक प्रकार का गुणसूत्र होता है।
अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। इसका सेकंड प्रकार है दैहिक तथा जर्मिनल विभिन्नताएं। जीव जंतु के शरीर पर वातावरणीय और वायुमंडलीय प्रभाव से हुए परिवर्तन दैहिक विभिन्नताएं कहलाती है। ये परिवर्तन स्थानीय होते हैं तथा वंशागत नहीं होते। ये स्थानीय होते हैं, मतलब जिस स्थान में व्यक्ति रहता है उसी स्थान से आते हैं, उसके वायुमंडल के द्वारा और वातावरण। जैसे ठंडी जगहों पे लोग रहते हैं तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं, ठंड और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और जैसे कि साउथ के इलाके में चले जाएंगे तो साउथ के इलाके में लोग काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण काला है। इसी प्रकार ये दैहिक विभिन्नताओं में ही आएगा। इन परिवर्तन को उपार्जित विभिन्नताएं भी कहते हैं। ठीक है, जैसे खिलाड़ियों की अधिक विकसित पेशियाँ, मतलब जैसे खिलाड़ियाँ ज़्यादा खेलते हैं तो उनमें अधिक विकसित हो जाती है पेशियाँ, मसल्स बन जाती है। ठीक है, फिर जर्मिनल विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताओं को कहते हैं जो जंतुओं के जर्म प्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, इस तरह के परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में युग्म एवं जायगोट के द्वारा पहुँचते हैं। युग्म और जायगोट के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचते हैं। तीसरा प्रकार है निर्धारित तथा अनिर्धारित विभिन्नताएं। ठीक है, इसमें क्या होता है? निर्धारित विभिन्नताएं वे होती हैं जो प्रायः अनुकूलन से संबंधित होती है, मतलब एडॉप्टिव से संबंधित होती है। ये संभावितः प्रभावशाली कॉम्बिनेशन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें नियत विकसित कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि आयरलैंड के बारहसिंगा में सींगों तथा स्वीडोलॉन चीते का अत्यधिक विकसित होना। ठीक है, तो ये अनुकूलन के हिसाब से होता है। जो बारहसिंगा और स्वीडोलॉन करके एक चीता होता है, वहाँ पर पाया जाता है आयरलैंड में। उसमें भी अत्यधिक विकसित होना यही कारण से होता है। किस कारण से? निर्धारित विकासीय विभिन्नताओं के कारण। ठीक है, अब निर्धारित तो देख लिए कि निर्धारित क्या होती है। अब देखते हैं कि अनिर्धारित विभिन्नताएं क्या होती है। वे अनिर्धारित विभिन्नताएं वे होती हैं जो म्यूटेशन के कारण निर्मित आकस्मिक विभिन्नताओं के रूप में दिखाई देती है, जो प्रयोजन किसी भी सीमा तक और विकास की किसी भी दिशा में प्रदर्शित होती है। ठीक है, उपयुक्त प्रकार के अतिरिक्त मेरिस्टिक तथा स्वतंत्र विभिन्नताएं भी पाई जाती है। जीवधारियों में अंकों की संख्या में पुनरावृत्ति के विभिन्न उत्पन्न विभिन्नताएं मेरिस्टिक विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके उदाहरण पे। उदाहरण क्या है? मनुष्य के हाथ पैर में 5 के स्थान पर 6 उंगलियों का पाया जाना। ये किसकी वजह से होता है? अनिर्धारित विभिन्नताओं के कारण। ठीक है, 5 के स्थान पे 6 उंगलियां आ जाती है। कोई बच्चों में ऐसा होता है। मनुष्य के 12 स्थान पर 13 पसलियां और उपस्थिति
तथा सितारा मछली में 5 के स्थान पर 6 भुजाओं का पाना इत्यादि जीवधारियों का अथवा उनके शरीर के किसी भी भाग के आकार, परिणाम, रंग आदि के में होने वाले परिवर्तन स्वतंत्र विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेत्र के रंग में परिवर्तन, बालों का रंग, नाक, आँख, कान का आकार, शरीर की लंबाई, पौधों की लंबाई, पौधों की पत्तियां इत्यादि के रूप में रंग में परिवर्तन या विभिन्नताएं आदि। इसी प्रकार के आकारिकीय, शारीरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक तथा पारिस्थितिक विभिन्नताएं भी होती है। अब देख लेते हैं आकारीय विभिन्नताएं क्या है। तो आकारीय विभिन्नताएं जीवों तथा उनके अंगों के आकार तथा संरचना में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। नाम से क्लियर होता है आकारिकीय विभिन्नताएं, तो जो जीवों के आकार पर निर्भर करेगी तो वो आकारीय की विभिन्नताएं कहलाएगी। ठीक है, फिर शरीर क्रियात्मक विभिन्नताएं, मतलब इनकी क्रियाओं से रिलेटेड होगी। ये देखते हैं, किसी अंग के कार्यों में अंतर को प्रदर्शित करती है। मतलब सब अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, तो वो जो अलग अलग कार्यों का अंतर होता है वो शारीरिक क्रियात्मक विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है, अब आता है मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं। क्या होता है भाई मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं? ये होता है जिस जीवों के मानसिक गुणों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जीवों के मानसिक गुणों में, मतलब ये मानसिक गुणों में पाई जाएगी मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं। मन से रिलेटेड है। अपन सोचते हैं ना, मन, ये मस्तिष्क और मन का जो रिलेशन होता है, तो वो यही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना पारिस्थितिक विभिन्नताएं। क्या होती है? वातावरण में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है ये विभिन्नताएं, है ना। ये विभिन्नताएं वातावरण में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है, जिसे पारिस्थितिक विभिन्नताएं कहते हैं। बात जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्नताओं के स्रोत पर टिप्पणी। विभिन्नताएं क्या है? विभिन्नताओं के आनुवंशिक आधार को लिखिए। तो अपन ने ऊपर देख लिए विभिन्नताएं क्या होती है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब अपन देख लेते हैं इसके स्रोतों को। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीनोटाइप्स में विभिन्नता बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें डीएनए द्विगुणित होता है। द्विगुणन एक ही होता है, रेप्लिकेशन, है ना। किसी भी प्रकार की त्रुटि से रहित होता है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं होती, मतलब एरर नहीं होता है। यदि कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती तो यह पर्यावरणीय प्रभाव से होता है। पर्यावरण के प्रभाव से ही विभिन्नता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब आते दूसरी तरफ लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अलग अलग जीवों के गैमेट्स के संयुग्मन से जायगोट बनता है। ये तो पता ही है ना। इसके पूर्व विभिन्न विभाजन के समय अर्धसूत्री विधि से विभाजन होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप आनुवंशिक विभिन्नता की संभावना होती है। आनुवंशिक विभिन्नता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। हाँ, तो देख लेते हैं निम्न चरणों में होती है या निम्न कारणों से होती है। ठीक है, पहली क्रॉसिंग ओवर, दूसरी स्वतंत्र अपव्यूहन, तीसरी युग्मकों का अनियमित संयुग्मन। ठीक है, ये मेन 4 प्रकार है इसके, 3 प्रकार है इसके मेन। चलो देखते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 के समय, मतलब ये जो प्रोफेज 1 की स्थिति होती है तब
होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने वाले जीनों का विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जीनों का विनिमय मतलब इसमें जीनों का विनिमय होगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण नए लीकेज समूह का निर्माण होता है। फलस्वरूप एलील्स के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना, रिकॉम्बिनेशन के प्राप्त स्रोत भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब आ जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन क्या होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन के समय मेटाफेज की स्थिति के समय सिपंडल के मध्य भाग में होमोलॉगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट के क्रोमेटिड का विकास एनाफेज के समय क्रोमेटिड के युग्म की गति को प्रदर्शित करता है या उस पर निर्धारण करता है ना। क्रोमेटिड का वह विन्यास अनियमित होता है। मेटाफेज की दूसरे फेज के समय भी क्रोमेटिड का विन्यास एक बार फिर अविन्यासित या अनियमित हो जाता है। मेटाफेज के समय भी क्रोमेटिड का विन्यास एक बार फिर अनियमित हो जाता है ना। यह हो गया। फिर तथा निर्धारित करता है कि एनाफेज 2 के समय कौन सा क्रोमोसोम किस ध्रुव की ओर गति करता है। यह अनियमित विन्यास तथा उसके बाद होने वाले क्रोमोसोम का पृथक्करण युग्मकों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम संयोजन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थोड़ी दिक्कत करता है ये। चलो, थर्ड क्या होता है? युग्मकों का अनियमित संयुग्मन। चूँकि सैद्धांतिक रूप से कोई भी नर युग्मक किसी भी मादा युग्मक से संयुग्मन के लिए सक्षम होता है, विभिन्न प्रकार के जायगोट, जिसमें विभिन्न प्रकार के जायगोट्स का निर्माण होता है ना। इस तरह से बनने वाले विभिन्न प्रकार के जायगोट की जीनोटाइप भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि क्रिया के कारण ही जीन रिफलिंग होता है, जो सतत विभिन्नताओं का आधार होता है। अब विभिन्नताओं का आनुवंशिक आधार। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन पहला आता है इसमें, है ना। और दूसरा गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन, इनके प्रकार है ये। और थर्ड आ जाता है, दो ही प्रकार के होते हैं, सेकंड प्रकार के भी कई प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं। पहला, गुणसूत्रों की संरचना, संख्या तथा विन्यास में होने वाले परिवर्तन से नए गुणों वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। ये परिवर्तन अधिकतर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन अर्धसूत्री विभाजन के समय ही होते हैं। इन परिवर्तन को गुणसूत्री विपथ या क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं इसके। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या उसके सेट में किसी सेट में गुणसूत्र की संख्या हो सकती है। क्रोमोसोम के सेट में परिवर्तन के कारण अगुणित अथवा बहुगुणित अवस्था बनती है। बहुगुणितता में किसी जीवों में गुणसूत्रों के दो सामान्य सेट्स से अधिक सेट्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र के एक सेट में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण
पॉलीसोमिक अर्थात क्रोमोसोम के एक जोड़े में एक क्रोमोसोम की कमी 2n-1 होती है, या फिर पॉलीसोमिक अर्थात गुणसूत्रों के एक सेट में क्रोमोसोम की संख्या 2 से अधिक या 2n+1 होती है अथवा निर्मित होती है। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या है? गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन निम्नलिखित तो देखते हैं निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं इसमें, है ना। सेकंड वाला क्या है? संरचना में परिवर्तन निम्नलिखित तरह से हो सकते हैं। गुणसूत्र में कुछ जीन्स की कमी या अधिकता। गुणसूत्र में थोड़े से भाग की कमी होने से न्यूनतम या डेफिशिएंसी होती है, है ना। जबकि दूसरी तरह किसी क्रिया में एक गुणसूत्र से टूटकर अलग होने वाले भाग दूसरे गुणसूत्र से चिपक जाते हैं। इस क्रिया में डुप्लीकेशन होता है, मतलब ये डबल हो जाते हैं, एक जैसे दो बन जाते हैं। यह विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है जीन के विन्यास में परिवर्तन। इसमें फर्स्ट आ जाता है स्थानांतरण। किन्हीं असमजात गुणसूत्र में कुछ भाग के आदान प्रदान से नई तरह के गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है, तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। फिर इन्वर्सन। क्या होता है इन्वर्सन? किसी गुण में उसका कुछ भाग 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे उसमें जीन्स के विन्यास का क्रम बदल जाता है और इस तरह से नए प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। ट्रांसलोकेशन। दोनों ही जातियां एक उपजातियों के विन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों गुणों को अकेले या साथ साथ एकत्रित करने पर गुणसूत्र युग्मन करने वाले असमर्थन हो जाते हैं, जिसके कारण हाइब्रिड बंधुता तथा जातीय का विकास होता है। अब देखते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन म्यूटेशन भी विभिन्नताओं के मुख्य कारण होते हैं। ये वास्तव में क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स में होने वाले परिवर्तन जो संतति में पहुंच सकते हैं, परंतु अभी यह तभी संभव नहीं है जब जीन म्यूटेशन जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम में होते हैं। निष्कर्ष, विभिन्नता या आनुवंशिकी जैव विकास के प्रमुख साधन है। ये विभिन्नताएं चाहे किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो या किसी भी स्वभाव की हो, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से जैविक विकास की क्रिया को अवश्य भी प्रभावित करती है। इसलिए ये विकास में बहुत महत्व रखती है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लो। जीनोटिक्स के पितामह कहे जाते हैं कौन? मेंडल। सर्वप्रथम गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। थर्ड, मेंडल को किसका जनक कहते हैं? जेनेटिक्स का, ठीक है। फोर्थ, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्रोमोसोम का सर्वप्रथम उपयोग किया था वॉल्डेयर ने। फिफ्थ आता है जीनेटिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो बी वाला, मेंडल द्वारा 1901 में किया गया। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल को। बाय बाय।